हेलो। तो कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का ओनली सिलेक्शन वर्ल्ड में। और सिलेक्शन अब बहुत ही नज़दीक है, बहुत पास की स्टेज पे अब आप उसके पहुंच चुके हैं। तो आज हम बात करेंगे उसी लास्ट स्टेप के बारे में, इंटरव्यू के बारे में, उससे रिलेटेड डिस्कशन के बारे में। पिछले वीडियो में मैंने आपसे बोला था कि जो भी सवाल आपको परेशान कर रहे हो आप मुझे भेज सकते हैं, और उससे रिलेटेड जो सवाल आए हैं उनमें से कुछ के मैंने आंसर दिए और कुछ के मैं इस वीडियो में दूंगा, तो उनसे रिलेटेड हम बात करेंगे। और बात करेंगे मॉक के बारे में, ऑनलाइन मॉक और ऑफलाइन मॉक के बारे में। तो सबसे पहले हम सवालों की बात करते हैं। तो मुदस्सिर खान ने ये सवाल भेजा है कि 2018 में इनकी मैकेनिकल इंजीनियरिंग कंप्लीट हुई थी। सब लोग सुनिए क्योंकि सबके सवाल जो हैं वो रिलेटेड हो सकते हैं, ठीक है। तो किसी और के क्वेश्चन के जवाब में आपका जवाब भी निकल सकता है जो आप चाहते हो, इसलिए सभी के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। और अगर आपसे रिलेटेड ना भी क्वेश्चन हो तब भी हो सकता है कि उससे रिलेटेड आपसे कुछ पूछ लिया जाए, ठीक है। तो 2018 में इनकी मैकेनिकल इंजीनियरिंग कंप्लीट हुई थी। तो ये क्वेश्चन इन्होंने पूछा है कि अगर ये पूछते हैं कि 2018 में आपकी मैकेनिकल इंजीनियरिंग कंप्लीट हुई तो आप ईपीएफओ में क्यों आना चाहते हैं। तो देखिए, इसका तो सिंपल सा आंसर है कि ऐसा नहीं है कि मैं इंजीनियरिंग से रिलेटेड ट्राई नहीं कर रहा हूँ। मैं इंजीनियरिंग से रिलेटेड भी एग्जाम्स ट्राई कर रहा हूँ, लेकिन इसमें मेरा सिलेक्शन हुआ तो जिसमें मेरा सिलेक्शन होगा मुझे स्टेबिलिटी मिलेगी। अच्छी जॉब है, यूपीएससी की जॉब है, ठीक है। यूपीएससी के थ्रू मिल रही है और ईपीएफओ अच्छा ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। बहुत अच्छी पोस्ट मिल रही है, तो नेचुरल सी बात है मैं इसमें परसू करना चाहूंगा। जो भी आपको आंसर देने हैं वो एक बेसिक इंस्टिंक्ट जो होती है इंसान की उसको उठा के देना है, बिल्कुल भी आपको इम्प्रैक्टिकल बातें नहीं करनी। आप ईपीएफओ में क्यों आ रहे हो, सिंपल सी बात है, मुझे स्टेबिलिटी मिल रही है, मेरा सिलेक्शन हुआ है तो मैं आऊंगा, ठीक है। लेकिन उसके बाद में इन्होंने बताया कि जब मैंने इनसे और पूछा तो इन्होंने बताया कि 2015 में इनके फादर की डेथ हुई थी। वो एक टीचर थे और उस वजह से इनको 2018 में जब इन्होंने बीटेक कंप्लीट करी तब इनको क्लेरिकल जॉब पापा के अगेंस्ट में ऑफर की गई। गवर्नमेंट स्कूल में इनका अपॉइंटमेंट हुआ जिसमें एमडीएम जो स्कीम होती है मिड डे मील, उससे रिलेटेड कुछ प्रिपरेशन रिपोर्ट्स वगैरह बनाते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ पे जो इन्होंने पूछा मुझसे कि ईपीएफओ में क्यों आना चाहते हो, उससे बड़ा क्वेश्चन ये बनता है कि 2018 में जब आपकी बीटेक क्लियर हुई, ठीक है, तो उस टाइम पे आपने एक जो आपको अनुकंपा नियुक्ति हमारे यहाँ बोलते हैं, आपके यहाँ जो भी बोलते हैं, वो जब आपको मिल रही थी आपके पापा के अगेंस्ट में, आपने उसको क्यों लिया, अपने बीटेक के फील्ड को परस्यू क्यों नहीं किया, ठीक है। आप घर में किसी और को दे सकते थे, और अपना जब आपने बीटेक किया आप 3 साल रुके। 2015 में फादर एक्सपायर हो गए थे, 2018 में आपकी बीटेक के बाद आपको जॉब मिली है। तो जब 3 साल आप रुके थे तो आप फिर आपके कोर फील्ड में ही जा सकते थे, आपने फिर ये जॉब क्यों ली, ठीक है। तो फिर आपने जॉब क्यों ली, क्वेश्चन ये बनता है। तो इसका सिंपल सा आंसर ये होगा कि सर मेरे घर में जरूरत थी एक कमाने वाले की और एक स्टेबिलिटी की, ठीक है। फादर के जाने के बाद अनस्टेबल हो गया था और एक स्टेबिलिटी की जरूरत थी और गवर्नमेंट जॉब ऑफर हो रही थी, इसलिए मुझे वो लेनी पड़ी, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं उसको लेके रुक गया। जैसा आप देख रहे हैं मैं इंटरव्यू तक पहुंचा हूं, यानी मैं आगे भी तैयारी कर रहा हूं, मैं लगा हुआ हूं। ऐसा नहीं कि मैं उस जॉब पर रुक गया हूं। क्वेश्चन का मतलब उनका यही है कि भाई आपने एक क्लेरिकल जॉब क्यों ले ली जब आप बहुत कुछ अच्छा कर सकते थे बीटेक लेके। तो आपको यही बोलना है कि मैं कर रहा हूँ अच्छा, मैं ट्राई कर रहा हूँ, मैं ट्राई में लगा हुआ हूँ, और जो जो अपॉर्चुनिटी मुझे मिल रही है मैं उसके लिए अटेम्प्ट कर रहा हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं मैं रुका हुआ नहीं हूँ, ठीक है। सेकंड इन्होंने क्वेश्चन पूछा कि आपकी डिसेबिलिटी हिंड्रेंस क्यों नहीं, आपकी डिसेबिलिटी से हिंड्रेंस क्यों नहीं होगी ईपीएफओ के काम में। तो मैंने इनसे पूछा कि इनकी डिसेबिलिटी क्या है, तो उन्होंने बोला कि ये लेग से डिसेबल है, ठीक है। ऑर्थोपेडिक इनकी डिसेबिलिटी है। तो इनको ऐसा लग रहा है कि सामने वाला इनसे ये पूछ सकता है कि आपकी डिसेबिलिटी से हिंड्रेंस क्यों नहीं होगा। ऐसा सभी डिसेबिलिटी वालों को लग सकता है, लेकिन ये ध्यान रखिए इस तरह के क्वेश्चन बनते नहीं है, क्योंकि ये कोई लॉजिक नहीं है। अगर हिंड्रेंस होनी होती डिसेबिलिटी से तो आपसे फॉर्म ही नहीं भरवाए जाते और आपसे ये सब एग्जाम और इंटरव्यू ये सब क्यों करवाए जाते हैं, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन कोई करता नहीं है डिसेबिलिटी के ऊपर। आजकल तो बहुत ही ज्यादा बॉडी शेमिंग और डिसेबिलिटी इन चीजों का बहुत ज्यादा जल्दी ट्विटर वेटर सब जगह पहुंच जाता है। तो इन चीजों में कोई जाना नहीं चाहता। अगर गलती से कोई जाता है तो आपके पास उल्टा क्वेश्चन है कि भाई तुमने ये सब किया है क्यों, फिर तुम पागल थे उस टाइम जब नोटिफिकेशन में देते ना, अगर इतना ही तुमको दिक्कत थी, ठीक है। तो ये सब आपसे कोई पूछेगा नहीं, आप भी ऐसा नहीं बोलोगे। जनरली क्वेश्चन 99% नहीं उठता है, 1% उठता है, तो आपको फर्म होकर जवाब देना है। कभी भी ये मतलब उसमें आपकी डिसेबिलिटी से आपको कुछ भी गिल्टी फील नहीं करना, आपको बोलना है कि नहीं मैं सब कुछ कर सकता हूँ, ठीक है।
वैसे ये क्वेश्चन बनता ही नहीं है। थर्ड क्वेश्चन इन्होंने बोला है कि क्या आप सिविल में नहीं जाओगे इन फ्यूचर, ठीक है, सिविल्स की प्रिपरेशन करके आप सिविल्स में नहीं जाओगे क्या। तो ये यूपीएससी के अलाइड सर्विसेज जितनी भी हैं उसके इंटरव्यू में पूछा जाने वाला एक बहुत ही सिंपल, बेसिक और लगभग परमानेंट क्वेश्चन है। ये लगभग सबसे पूछा जा सकता है, ठीक है, और इसका आंसर आपको उतनी ही ईमानदारी से प्रैक्टिकल अप्रोच में देना है। आप अगर ये कहते हैं कि मेरा सिविल्स में सिलेक्शन हो जाएगा और मैं नहीं जाऊंगा, या फिर मैं सिविल्स की तैयारी नहीं करूंगा, या फिर मैं सिविल्स में जाना ही नहीं चाहता, तो ये सब चीजें इम्प्रैक्टिकल बताती हैं कि आप छुपाना चाह रहे हो, आप प्रैक्टिकल जवाब जो बेसिक सिंपल है वो नहीं दे रहे हो। ये सिर्फ आपका देखने के लिए किया जाता है कि आप अपने फ्यूचर को लेके कितना सीरियस हो, ठीक है, और आप कितना सच्चाई से जवाब देते हो। तो आपको यही बोलना है, अगर मेरा होगा तो मैं बिल्कुल जाऊंगा, लेकिन जब तक मैं रहूंगा यहाँ पे मैं अपने पूरे, मतलब मैं जहाँ रहता हूँ पूरा मेरा 100% देता हूँ, और जब तक हूँ 100% देता हूँ। और इच्छा है मेरी, लेकिन मुझे पता नहीं मैं क्रैक कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, पर अगर कर पाता हूँ, ठीक है, तो मैं जरूर जाऊंगा। लेकिन उसकी तैयारी के लिए मैं कभी भी इस जॉब से रिलेटेड किसी भी काम में कोई हिंड्रेंस, कोई बाधा नहीं आने दूंगा। ये आपका आंसर होना चाहिए कि मैं यूपीएससी सिविल सर्विसेज मेरा होता है बिल्कुल जाऊंगा, लेकिन उससे रिलेटेड तैयारी के लिए भी मैं इस जॉब में कोई भी डिफरेंस आने नहीं दूंगा, ठीक है। देखिए ऐसा आप मान के जाइए कि जो बैठा है सामने वाला वो भी एक इंसान ही है, आप भी एक इंसान ही, ठीक है। वो कोई अलग से 10 सिर या 4 हाथ लेके नहीं पैदा हुआ है, वो भी आपकी तरह इंसान है, उसका भी थॉट प्रोसेस आपकी तरह है। तो ऐसा नहीं है कि वही आपको एक अलग डायरेक्शन में लेके जा सकता है, आप भी उसे एक अलग डायरेक्शन में लेके जा सकते हो। ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ वही आपको चला सकता है, आप भी उसे चला सकते हो। और ये बात आपको ध्यान रखनी है, ये ध्यान रखते हुए आपसे जो चाहता है कि वो पूछे, आप उस डायरेक्शन में भी उसको लेके जा सकते हो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वही अपनी डायरेक्शन में जा सकता है, डायरेक्शन आप भी तय कर सकते हो। जैसे रोडीज है, उसमें आपने बहुत सारी चीज देखी होंगी, तो उसमें बहुत सारे लोग ऐसे भी आते हैं कि वो अपनी डायरेक्शन में भी ले जाते हैं, ठीक है। जनरली कोई भी इंटरव्यूअर है वो इसी तरीके से चालू करता है कि टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, अपने बारे में कुछ बताइए नॉर्मली, ठीक है। हो सकता है वो आपके डीएफ में से डायरेक्ट क्वेश्चन भी आपसे पूछ ले कि आपने ये कब किया वो कब किया, यानी कुल मिला के बात जो होगी वो आपसे ही चालू होगी। और 3 से 4 ही उसके पास स्कोप होते हैं। एक करंट का स्कोप, जैसा करंट में अग्निवीर का मैटर चल रहा है, महाराष्ट्र में गवर्नमेंट को गिराने का मैटर चल रहा है, ठीक है, असम में बाढ़ वगैरह आ रही है, तो ये सब चीजें हो गई। सोशल सिक्योरिटी से रिलेटेड क्या चल रहा है इस टाइम पे। सेकंड जो उसके पास पॉइंट है वो ईपीएफओ से रिलेटेड, ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड, सोशल सिक्योरिटी से रिलेटेड जो अभी कुछ चल रहा है, तो उसमें भी थोड़ा करंट का पार्ट है। और थर्ड आ जाते हैं आप, यानी ज्यादा स्कोप है नहीं उसके पास भी, इतना ही स्कोप है आपके डीएफ में से घुसता चला जाए, या फिर करंट में घुसता चला जाए, या फिर वो ईपीएफओ में घुसता चला जाए, कहीं भी वो घुसता चला जाएगा जहां आप ले जाना चाहेंगे, ठीक है। तो जिसकी नॉलेज आपको फर्म है आप उसी में लेके जाइए, ठीक है। और इसमें ये जो मैंने मुदस्सिर खान का जो आपको पूरे क्वेश्चंस बताए, तो इसमें खाली तो कहीं से बैठे नहीं है, ठीक है। 2018 में इनकी बीटेक हुई, उसके बाद से ये जो जॉब इनको ऑफर हुई पापा के अगेंस्ट में उसको कर रहे हैं, ठीक है। तो कोई दिक्कत यहाँ पे है नहीं। आपने क्यों चुनी? क्योंकि मुझे स्टेबिलिटी चाहिए थी। अब नेक्स्ट ललित सिंह ने मुझे भेजा है कि इनकी जो बीटेक है वो 2012-13 में कंप्लीट हुई है, तो 9 साल का इनका गैप है, और लाइफ का ये फर्स्ट इंटरव्यू है। सर अगर वो ऐसा मुझसे पूछ लेते हैं कि आपके 9 साल का गैप इतना है, तो मैं क्या जवाब दूंगा? इस क्वेश्चन को लेके मैं टेंशन में हूँ। देखिए आप लोगों को टेंशन नहीं लेनी है, आपको जवाब ढूंढने हैं, ठीक है। जो भी क्वेश्चन आपके डीएफ को खुद आप देखिए, आपको जो लगता है कि जो पूछा जा सकता है आपसे, उसका जवाब ढूंढिए। ये कह देने से कि मेरी लाइफ का फर्स्ट इंटरव्यू है या फिर मैं डर रहा हूँ, इससे आंसर नहीं निकलेगा। और फिर से ये रोडीज नहीं है कि पुणे में फेल हो गए तो जयपुर में चले जाएंगे, जयपुर में फेल हो गए तो मुंबई में चले जाएंगे। ना ही ये कोई ऐसी चीज है जो आपको दोबारा मौका मिलेगा। एक बार बड़ी मुश्किल से आप पहुंचे हैं, ये तो भूल ही जाइए कि लाइफ का फर्स्ट इंटरव्यू है, ठीक है। इस सोच से मुझे चिढ़ भी है, नफरत भी है, दिक्कत भी है। मैंने हमेशा से आपसे बोला है कोई भी काम आपको ये सोच के नहीं करना है कि मेरा फर्स्ट है। जो लोग कहते हैं मैं तो पहली बार गया था सेलेक्ट नहीं हुआ, कोई बात नहीं। देखिए यहाँ पे पहले और आखिरी का कोई कंसेप्ट ही नहीं है। आपको ये सोच के जाना है कि मुझे सिलेक्शन लेना है। आपके दिमाग में एक चीज होनी चाहिए, सिलेक्शन। आपके दिमाग में ये नहीं होना चाहिए कि पहला इंटरव्यू की दूसरा है, क्योंकि यहाँ पे सेकंड चांस आपको नहीं मिलने वाला, ठीक है। इसलिए बिल्कुल ही आपके दिमाग से निकाल दीजिए कि पहला इंटरव्यू है। दूसरी चीज, आपके पास 9 साल का गैप है, उस बिल्कुल आपसे पूछा जाएगा 100%, कोई इसमें शक शुबा ही नहीं है कि ये क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। जिसके जितने का भी गैप है, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 2 साल, जो भी है, क्योंकि खाली बैठने वाला आदमी किसी को पसंद नहीं। या फिर आप सिर्फ ये बोल दें कि मैं प्रिपरेशन कर रहा था। यूपीएससी के
जब जाते हैं इंटरव्यू में बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैं प्रिपरेशन कर रहा था, तो वो एक नेगेटिव पॉइंट ही है। उसमें फिर आपके मार्क्स मैटर कर जाते हैं बहुत ज़्यादा उस बंदे को सेलेक्ट होने के लिए। तो आपको नेगेटिव पॉइंट कोई ऐसा छोड़ना नहीं है, आपको मैक्सिमम तो सच बोलना है। अगर आप झूठ भी बोलते हैं तो आपको इस तरीके से बोलना है कि वो सच लगे, ठीक है। जैसा आपने जन्नत में एक डायलॉग आता है इमरान हाशमी के लिए कि उसके पापा कहते हैं कि तो आंखों में आंखें डाल के झूठ बोलता है। तो अगर आप झूठ भी बोल रहे हैं तो भले ही आपके पास उसके सर्टिफिकेट भी नहीं है, ठीक है, और आप इस तरह से अगर बताएंगे कि मैंने थोड़े टाइम होम ट्यूशन किया, थोड़े टाइम मैंने इस कंपनी में काम किया, थोड़े टाइम मैंने ये किया, तो उससे आप खाली भी नहीं हो, आपके सर्टिफिकेट भी नहीं मांगे जा सकते। लेकिन अगर आपसे डीप में वो चले गए कि होम ट्यूशन में तो क्या पढ़ाते थे आप, कंपनी में थे तो क्या करते थे, वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और उसमें उनको बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है, वो जितना आप बताएंगे उसी में जाएंगे। लेकिन एटलीस्ट आप वही बताएं जिसमें आप फर्म हो। जिसमें आप फर्म नहीं हो उसको आप ना बताएं, उसको अवॉइड करें। भले ही आपने वो काम किया लेकिन आप उसको अवॉइड कर दें, अपने डीएफ से, अपनी चीज़ों से, अपनी ज़िंदगी से ही हटा दें, ये मान के जाएं कि आप हमेशा वर्किंग ही थे। तो इनके क्वेश्चन पे आते हैं। तो इन्होंने बोला कि 9 साल से इनका गैप है। तो मैंने इनसे पूछा कि भाई गैप में क्या कर रहे थे आप, मुझे तो एटलीस्ट बताइए, तभी मैं आपको आंसर बता सकता हूँ। सिर्फ टेंशन लेने से तो काम चलेगा नहीं। तो इन्होंने बोला कि पहले 4 साल ये अपने भाई के बिजनेस में रिजल्ट प्रोसेसिंग में थे, ठीक है। उसके बाद 2016 से प्रिपरेशन में आए और यूपीएससी और यूपीपीसीएस की प्रिपरेशन करने लगे। यूपीपीसीएस का मेंस ये 3 बार लिख चुके हैं, ठीक है। और लेफ्ट आई विजन में कमी है, इसलिए बाकी किसी भी टेक्निकल एग्जाम से मैं बाहर हूँ। 2016 से एक घर वालों का बॉयज पीजी भी संभालता हूँ, ठीक है। अब आप बॉयज पीजी संभालते हैं घर वालों का, ये आपको नहीं बताना है, आपको सिर्फ वर्किंग दिखाना है। ये जो भैया के बिजनेस में आपने बताया कि आप इन्वॉल्व थे रिजल्ट प्रोसेसिंग में, उसमें आप करते क्या थे वो आपको पता होना चाहिए। फिर आप उसको जॉब में कन्वर्ट कर दो कि मैंने इस कंपनी में जॉब की, ठीक है। उसके बाद में जब आप प्रिपरेशन में आए, 2016 से आप प्रिपरेशन में आ गए, और आप ये जरूर बताइए कि मैंने 3 बार मेंस लिखा है, तो क्वेश्चन ये उठेगा कि जब आपने 3 बार मेंस लिखा तो आपका सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ, आप क्यों चूक जाते थे, आपके हिसाब से आपकी क्या कमी है। वो आंसर आपके पास होना चाहिए कि मेरे मेंस में नंबर कम थे, जो भी, वो आंसर आपके पास होना चाहिए कि मैं इंटरव्यू तक पहुंच रहा था लेकिन थ्रेशोल्ड नहीं बीट कर पा रहा था, फलाना फलाना रीजन से। उसका आंसर आपके पास होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन से ही क्वेश्चन निकलेंगे ठीक है। आपके हिसाब से ही वो चलेगा अगर आप चलाना चाहते हो, और अगर आप नहीं चलाना चाहते हो तो फिर आप उनके हिसाब से चलोगे। किसी एक को किसी दूसरे के हिसाब से चलना होगा। अगर आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब तैयार नहीं है तो आप अटकोगे। अगर आप बातें ही इस तरीके से कर रहे हो कि हर नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपके पास है तो फिर आप नहीं अटकोगे। मैंने आपसे बताया 3-4 स्कोप हैं, ज़्यादा स्कोप उसके पास नहीं है, ठीक है, जिसमें भी सबसे ज़्यादा करंट और आप पे ही रिलेटेड रहता है ज़्यादातर इंटरव्यू। तो इसमें लेफ्ट आई विजन कम है, इमोशनल पॉइंट आपको ज़्यादा से ज़्यादा बताने हैं, और जो टाइम आप खाली रहे उसको आपको कम से कम कर देना है। आपको टेक्निकल, आपको सिलेक्शन चाहिए, ठीक है, आपको उस तरीके से सोचना है। तो आपको ये बताना है कि 4 साल आप जॉब में थे रिजल्ट प्रोसेसिंग में, उसमें क्या करते थे काम, वो आपको पता होना चाहिए। उसके बाद जब आप प्रिपरेशन में आए तो आप ये कह सकते हैं कि मैं कोचिंग भी ले रहा था, पढ़ रहा था साथ में, और एसएससी या किसी और चीज की मैं कोचिंग दे रहा था, किसी कोचिंग में या फिर होम ट्यूशन में, ठीक है। वो आप कोचिंग दे रहे थे तो आप क्या पढ़ाते थे वो आपको पता होना चाहिए। उसमें से फिर क्या हुआ, कहाँ पे क्या हुआ, मतलब अगर उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो आपके पास होना चाहिए। आपने तैयारी की और आप यूपीपीसीएस का मेंस 3 बार लिख चुके हैं लेकिन आपका सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो आप जो भी चीज में जाएंगे, प्रिपरेशन में जाएंगे, प्रिपरेशन से क्वेश्चन उठेंगे, जॉब में जाएंगे, जॉब से क्वेश्चन उठेंगे, जहां आप लेके जाएंगे वहीं सामने वाला जाएगा। ये तरकीब आपके पास होनी चाहिए, प्लस आपके पास क्वेश्चंस के आंसर होने चाहिए, प्लस जो भी आप बोलेंगे वो आपको फुल कॉन्फिडेंस से बोलना है, जो मैंने आपको जन्नत का एग्जांपल दिया, ठीक है। तो वो सारा कॉन्फिडेंस यहाँ पर मैटर करता है। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो मेरे पास आए। अगर आपका 4 जुलाई को इंटरव्यू है, ठीक है, तो आप मतलब 4 जुलाई है, बहुत जल्दी से आपका इंटरव्यू पास में है और आपको कोई क्वेश्चन परेशान कर रहा है, बिल्कुल भेजिए, मैं इसी तरीके से वीडियो के माध्यम से, मैसेज के माध्यम से उसका आंसर दूंगा। अब हम करते हैं मॉक की बात। तो ऑफलाइन मॉक के लिए जब भी आपका आप पहली बात मुंबई के आसपास हैं और आप ऑफलाइन मॉक देना चाहते हैं तो फीस कोई नहीं है। आपका जब भी इंटरव्यू है, मान लीजिए 28 जुलाई को है, 14 जुलाई को है, जब भी है तो उससे प्रीवियस जो वीकेंड आएगा उस पर आपका इंटरव्यू हम कंडक्ट करेंगे। आप मुझे टेलीग्राम के माध्यम से आपका डीएफ भेज देंगे, ठीक है, और उसको हम नवी मुंबई में उसका जो प्रीवियस वीकेंड होगा उस पर कंडक्ट करेंगे आपकी और मेरी सहूलियत के हिसाब से। और अगर आप दूर हैं और ऑफलाइन ऑनलाइन मौका आप चाहते हैं वीडियो कॉलिंग के माध्यम से, तो वो भी हम सेम जब आपका इंटरव्यू है उसके पहले वाले प्रीवियस वीकेंड पे हम
उसको वीडियो कॉल के माध्यम से ऑर्गेनाइज कर लेंगे, ठीक है, और उसको फिर रिकॉर्ड करके यहाँ पे डाल देंगे जिससे औरों को भी फायदा हो। तो जिस भी तरीके से आप मॉक देना चाहते हैं उस तरीके से आप टेलीग्राम पे मुझे बताइए, डीएफ भेजिए, फिर उस हिसाब से हम जब भी आपका इंटरव्यू उसके प्रीवियस वीकेंड पे हम बात करेंगे। और 4 जुलाई वालों के लिए तो प्रीवियस वीकेंड आ ही चुका है, तो इसलिए आपको जो भी डाउट है आप जल्दी से जल्दी उनको क्लियर करने की कोशिश कीजिए। और यही देखिए माइंड में रखना है, एट लास्ट आप इसको मोटिवेशन मानिए, आप इसको सलाह मानिए, एडवाइस कुछ भी मानिए, आपके दिमाग में एक ही चीज रखनी है, वो है सिलेक्शन। आपको हर जवाब इस तरीके से देना है कि वो जैसा वो चाहते हैं वैसा हो। आप निजी जिंदगी में क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, ठीक है, उससे यहाँ पे कोई मतलब नहीं है। कोई आपके पास्ट 28-30 साल 25-26 साल जाके नहीं देखने वाला है। वो आपको उसी 2 मिनट से जज करेंगे, उसी 10-15 मिनट से जज करेंगे जब आप उनके सामने हो। जैसे अरेंज मैरिज का सीन होता है, आप अपनी लाइफ में कुछ भी करते हो, लेकिन आपके जब आपको 10-15 मिनट आपको दिए जाते हैं सामने वाले के सामने, तब आप जो करते हो वही माना जाएगा। उसी तरीके से इंटरव्यू है, आप जैसा रिप्रेजेंट करते हो, अच्छा करते हो अच्छा माना जाएगा, बुरा करते हो बुरा माना जाएगा, एरोगेंस करते हो एरोगेंट माना जाएगा। तो जो भी आप उस 10 से 15 मिनट में करते हो उसमें आपको ये सोच के करना है कि आपको सामने वाले के भेजे में उतर जाना है, सामने वाले को अपने हिसाब से चलाना है, ठीक है, और आपको जवाब प्रैक्टिकली इस तरीके से देने हैं कि वो फर्म लगे, उसमें कोई भी डाउट किसी को ना आए, ठीक है। बस इतना आपको ध्यान रखना है, जो भी करना है कॉन्फिडेंस से करना है, प्रैक्टिकल से करना है, और इस तरीके से करना है जो सामने वाले को अच्छा लगे, आपको नहीं। ये समझ लो आपको एक्टिंग करनी है 10 से 15 मिनट, जो सामने वाले को अच्छी लगे, ठीक है, जिससे वो आपको नंबर दे, इतना ही काम आपको करना है, ठीक है। नॉलेज अपनी जगह है, जो मैंने आपको 3 क्राइटेरिया बताए, एक करंट, एक ईपीएफओ रिलेटेड जो भी कुछ है डिपार्टमेंट वाइज और करंट वाइज, और थर्ड आ जाते हैं आप। इन 3-4 टॉपिक से ज्यादा उसके पास नहीं है, इन्हीं में इंटरव्यू चालू होकर खत्म हो जाता है, लेकिन इनमें आपको कहाँ उसको मूव कराना है ये आपके ऊपर है, और विद कॉन्फिडेंस, ठीक है। चलिए, तो और भी जो कोई प्रॉब्लम हो आप बताइएगा। इसी के साथ आज की इस बातचीत को हम विराम देते हैं। गुड बाय, जय हिंद।